जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग टुडे रिव्यू एक्सरसाइज 7 यूनिट 7 की आज रिव्यू एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेट, इनसर्कल द करेक्ट वन। 4 ऑप्शन हर स्टेटमेंट के नीचे गिवन है, सर्कल करना है जो करेक्ट है। If two lines on a plane that do not intersect each other at any point are called, कि two parallel lines हैं, अब ये एक दूसरे के साथ कहीं पे भी एक दूसरे को कट नहीं करते, तो अगर ये किसी पॉइंट पे एक दूसरे को कट नहीं करती, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए पैरेलल लाइंस, ऑप्शन बी परपेंडिकुलर लाइंस, ऑप्शन सी ट्रांसवर्सल लाइंस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो ऑप्शन ए जो है हमारा, जो है पैरेलल लाइंस, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट यानी कट नहीं करती। MCQs 2 है। पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज, पैरेलल लाइंस हमेशा, ऑप्शन ए सम डिस्टेंस अपार्ट, एक दूसरे से बराबर फासला होता है। ऑप्शन बी इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे आके एक को इंटरसेक्ट करती है। ऑप्शन सी ओवरलैप ईच अदर, यानी कि डिस्टेंस इक्वल नहीं होता। ऑप्शन डी वेरी डिस्टेंस अपार्ट, डिस्टेंस कहीं ज़्यादा होता है, यानी कि मुख्तलिफ फासला होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, सेम डिस्टेंस अपार्ट, कि दोनों के दरमियान सेम डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस सेम होता है। MCQs नंबर 3 है। इफ 3 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय 2 ट्रांसवर्सल्स इन सच अ वे दैट द 2 intercepts on one transversal are equal to each other, the 2 intercepts on the second transversals are option A greater than the first one, option B not equal, option C smaller than the first one, and option D also equal। अब 3 बात करें, वो पैरेलल लाइंस है एंड 2 ट्रांसवर्सल्स। अब जो तीसरी लाइन है वो भी इन दोनों के इक्वल होगी। उसने यही पूछा जो थर्ड लाइन है वो बाकी दो के इक्वल होगी या नहीं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इक्वल होगी, आल्सो इक्वल। MCQs नंबर 6 है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर, वर्टिकली ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं, ऑप्शन ए कैंग्रेंट होते हैं, ऑप्शन बी सप्लीमेंट्री होते हैं, ऑप्शन सी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ऑप्शन डी अनइक्वल होते हैं। यानी कि जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो साइज या शेप में इक्वल होते हैं। सप्लीमेंट्री 180, कॉम्प्लीमेंट्री 190 एंड अनइक्वल यानी बराबर नहीं होते। तो इसका सही ऑप्शन है कैंग्रेंट, यानी कि ये ऑपोजिट एंगल है, ये साइज, शेप एंड मेजरमेंट में
पैरेललोग्राम में इक्वल होंगे। नेक्स्ट है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो एक दूसरे के नीमुल बदल जो एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में। ऑप्शन ए कैंडेंट होते हैं, ऑप्शन बी सप्लीमेंट्री होते हैं, ऑप्शन सी सप्लीमेंट्री होते हैं, ऑप्शन डी अनइक्वल होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है कैंडेंट। ऑल्टरनेटिव भी एक दूसरे के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं साइज में। जैसे कुछ ऑल्टरनेटिव एंगल्स हमने एक्सरसाइज में। नेक्स्ट है MCQs नंबर 6। अ क्लोज्ड प्लेन फिगर विथ 3 or more straight sides is called ऑप्शन ए पॉलीगॉन, ऑप्शन बी सर्कल, ऑप्शन सी कॉन एंड ऑप्शन डी पिरामिड। वो कह रहा है 3 या 3 से ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस की जो क्लोज फिगर होती है, जैसे ये फिगर है, इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीगॉन। क्या कहेंगे, पॉलीगॉन। नेक्स्ट है अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose pair of opposite sides are parallel। एक क्वाड्रिलेटरल शेप है, उसकी जो ऑपोजिट साइड्स है वो पैरेलल है। ऑप्शन ए ट्रायंगल, ऑप्शन बी रेगुलर पॉलीगॉन, ऑप्शन सी पैरेललोग्राम एंड ऑप्शन डी काइट। तो क्या होगी, ट्रायंगल। ट्रायंगल क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स ट्रायंगल की इक्वल होती है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQs 8 है एनी कनेक्टेड पार्ट ऑफ सर्कल इज ए chord, बी सेसेंट, सी सेक्टर एंड डी आर्क। ऑप्शन सी इज सेक्टर। कि कोई भी सर्कल का पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, जैसे ये इतना हिस्सा इसका क्या कहलाएगा, सेक्टर। MCQs नंबर 9 है अ लाइन सेगमेंट whose end points lie on the circle is called A chord, B cent, C sector and D arc and D is arc। तो ऑप्शन डी इस इसका है आर्क, यानी ऐसा पॉइंट जो सर्कल के मिड में लाई करता है। MCQs नंबर 10 है एन एक्सटेंडेड कॉर्ड अ स्ट्रेट लाइन कटिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। कि 2 पॉइंट्स पे सर्कल को कट करे क्या कहलाता है, ऑप्शन ए कॉर्ड, ऑप्शन सी सेंट, ऑप्शन सी सेक्टर एंड ऑप्शन डी आर्क। तो इसका है सेंट, ऑप्शन बी करेक्ट। MCQs नंबर 11 है अ रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडी एंड एन आर्क लाइन बिटवीन द रेडियस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए कॉर्ड, ऑप्शन बी सेंट, ऑप्शन सी सेक्टर एंड ऑप्शन डी आर्क। The correct answer is sector. MCQs number 11 है a straight line that touches the circle at single point is called A chord, B cent, C sector and D tangent। एक सिंगल लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे क्या कहलाती है, tangent। ऑप्शन डी इज करेक्ट। लास्ट MCQs 13 a region bounded by a chord and a arc। क्वेश्चन नंबर 2 है रिव्यू एक्सरसाइज का। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, यानी कि ये कुछ एंगल्स आपको गिवन किए गए हैं, 2 पैरेलल लाइंस हैं एंड 2 ट्रांसवर्सल। एंगल 1 दिया है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, 6, एंगल 7, एंगल 8, एंगल 9, एंगल 10, एंगल 11, एंगल 12, एंगल 13, एंगल 14, एंगल 5, एंगल 16।
ये आपको उन्होंने एक शेप दी है पैरेललोग्राम की, तो इसमें वो क्वेश्चन में आपसे डिमांड क्या कर रहा है? डिमांड वो आपसे ये कर रहा है कि राइट द पेयर ऑफ corresponding angles, alternate interior angles, vertically opposite angles, and last one is alternate exterior angle. ये सब एंगल आपने इनमें से बताने हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो सेम जगह पे हों, जैसे एंगल 1 इस साइड पे है और एंगल 9 भी है, इसी तरीके से एंगल 3 भी इस साइड पे है, एंगल 11 भी है। फिर एंगल 2 भी इस साइड पे है, जो सेम ऐसे एंगल जो सेम शेप और सेम जगह हो, जैसे ये भी इस साइड पे है राइट साइड पे और एंगल 10 भी राइट साइड पे है। अब एंगल 7 भी इधर नीचे है और एंगल 15 भी नीचे है। तो लिख लेते हैं हम कौन कौन से हमारे एंगल है। सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ। एंगल 1 और एंगल 9 एक पेयर, एंगल 5 और एंगल 13, यानी ऊपर वाले एंगल ऊपर वालों के साथ और नीचे वाले एंगल नीचे वाले के साथ। एंगल 2, एंगल 10, एंगल 6, एंगल 14। अब इस साइड पे आ जाते हैं एंगल 3 एंड एंगल 11, ये एक पेयर। एंगल 7, एंगल 15, ये एक पेयर। एंगल 4, एंगल 12, ये एक पेयर। एंगल 8 एंड एंगल 16, ये एक पेयर। तो इसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले है आपका एंगल 1 एंड एंगल 9, फिर है एंगल 2, एंगल 10। हर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में 2 के पेयर्स होते हैं। फिर एंगल 4, एंगल 12, नेक्स्ट एंगल 3 एंड एंगल 11, एंगल 5, एंगल 13, नेक्स्ट वन इज एंगल 6, एंगल 14, next is angle 7, angle 15, and last one is angle 8 and angle 6। तो ये आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कंप्लीट हो गए, यानी कि एक डिमांड आपकी पूरी हो गई। सेकंड डिमांड है उसकी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कैसे होते हैं बेटा? एंगल 6 है और एंगल 9, यानी ये वाली साइड का अंदर और इस वाली साइड का अंदर, यानी क्रॉस फॉर्म। फिर इसी तरीके से एंगल 5 ये अंदर है और इसके ऑपोजिट साइड पे जो होगा वो क्या होगा? एंगल 12। नेक्स्ट है एंगल 7 एंड एंगल 10। आगे है एंगल 8 एंड एंगल 11, यानी कि ये जो अंदरूनी साइड पे एंगल 8, एंगल 11, फिर एंगल 7, एंगल 12, यानी क्रॉस फॉर्म में। हम कहते हैं ना ये क्रॉस फॉर्म में इस तरह इंटीरियर एंगल बनेगी। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, एंगल 7 और एंगल 12, एक एंगल 8 और एंगल 11। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, एंगल 7 एंड एंगल 12 इसके ऑपोजिट था। फिर एंगल 8 एंड एंगल 11। फिर नेक्स्ट में है एंगल 5, एंगल 10 एंड एंगल 9 एंड एंगल 6। ये भी मैं बता देती हूँ आपको ये कैसे। ये देखिए एंगल 5 एंड एंगल 10 एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, और एंगल 9 और एंगल 10। तो इस तरीके से इंटीरियर एंगल्स आपके गेन हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है बिल्कुल आमने सामने, ऑपोजिट एक दूसरे के आमने सामने वाले एंगल, जैसे एंगल 1 और एंगल 6, फिर एंगल 2, एंगल 5। फिर ये जो पूरा आपने गोल दायरा बना ना, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के लिए यूज़ होगा। जैसे एंगल 3, एंगल 8 एक पेयर, एंगल 4 और एंगल 7 एक पेयर, फिर एंगल 9 और एंगल 14
ये एक पेयर, एंगल 10 और एंगल 13 एक पेयर, एंगल 11 और एंगल 16, यानी कि ये जो इतना सा गोल दायरा है ना, इसके ऑपोजिट वाले एंगल 15 और एंगल 12। लिख लेते हैं ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हैं। एंगल 1, एंगल 6, एंगल 2, एंगल 5, एंगल 3, एंगल 8, एंगल 4, एंगल 7, एंगल 9, एंगल 14, एंगल 10, एंगल 12, एंगल 11, एंगल 16, एंगल 10 एंगल 13 था और एंगल 11 एंगल 16 एक दूसरे के ऑपोजिट थे। एंगल 12 और एंगल 15 ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं सारे। नेक्स्ट है ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल को समझने के लिए हमें ये देखना ज़रूरी है। जैसे ये है एक सीधी लाइन, जैसे एंगल 5 और एंगल 9, एंगल 6, एंगल 10, एंगल 7, एंगल 11, यानी एंगल 8 के नीचे जो होगा वो उसका ऑल्टरनेट होगा। लिख लेते हैं एंगल 5, एंगल 9, एंगल 6, एंगल 10, एंगल 7, एंगल 11, एंगल 8 एंड एंगल 12। ये क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा राइट द पेयर ऑफ, ये तो हमारा हो गया है। इसका बी पार्ट है इफ़ एम मेजरमेंट एंगल इज़ 125 डिग्री। ये मेजरमेंट एंगल 125 डिग्री का है। देन फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द रिमेनिंग एंगल्स, तो बाकी तमाम एंगल्स की मेजरमेंट मालूम करें। ये आपको उसमें क्वेश्चन गिवन किया हुआ है। ये इसी का बी पार्ट है। एंगल 1 की वैल्यू आपको दी है और बाकी एंगल 3 और एंगल 9 की आपने फाइंड आउट करनी है। एंगल 1, 3 एंड 9 की। इसको आपने स्टेप बाय स्टेप समझना है। सबसे पहले मेजरमेंट एंगल 1 125 डिग्री, ये हमारे पास एक चीज़ गेन होगी। फिर हम लिखेंगे वी नो मेजरमेंट एंगल 1 and measurement angle 3 and measurement angle 9 and measurement angle 11, ये सब क्या है, बराबर है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं डायग्राम से समझाती हूँ। एंगल 1, एंगल 3, एंगल 9 और एंगल 11 इनकी सेम शेप है, तो इनकी मेजरमेंट भी एंगल की सेम होगी। नेक्स्ट सो हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल 9 इज इक्वल टू 125, मेजरमेंट एंगल 11 इज इक्वल टू 125 डिग्री। अब मेजरमेंट एंगल 2 की वैल्यू मालूम करनी है। 11, 9 और मेजरमेंट जो एंगल 3 था हमारा, ये सब 125 डिग्री की है, क्योंकि ये किसके बराबर है, एंगल 1 के बराबर है। एक चीज़ हमारी सॉल्व हो गई। नाउ अब दो एंगल जो कंसेक्टिव होते हैं, जैसे एंगल 1 और एंगल 2, 1 के बाद 2 आता है, इन दोनों को जमा करने से क्या आता है, 180 आता है। यह आपने बात याद रखनी है। मेजरमेंट एंगल 1 हमारे पास गिवन है 125, एंगल 2 एंड 180। अब ये 180 मेजरमेंट एंगल 2 प्लस था, यहाँ माइनस 125 डिग्री आ जाएगा। मेजरमेंट एंगल 2 क्या आ जाएगा, 55 डिग्री। ठीक है, अब मेजरमेंट एंगल 2 किसके बराबर है, मेजरमेंट एंगल 4, मेजरमेंट एंगल 10 और मेजरमेंट एंगल 12, यानी बाकी सब ये एंगल भी इसी की मेजरमेंट के हो गए। अगर मेजरमेंट एंगल होता है 55 डिग्री का, तो मेजरमेंट एंगल 4, मेजरमेंट एंगल 10
और मेजरमेंट एंगल 12, ये सारे भी 55 डिग्री के होंगे। द आंसर इज क्लोज। अब ये सारे भी क्या होंगे 55 डिग्री के। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले में 2 ट्रांस पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल। ये आपको दिया 42 डिग्री एंड ये आपको दिया इक्वेशन फॉर्म x + 14। इसी इक्वेशन को आपने मद्देनजर रख के क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट है जो मैंने आपको अभी बताया। सिंपल आपने करना है, इन तीनों एंगल्स को जमा कर देना है, ऊपर और नीचे वाले को। 42 डिग्री फिर x + 14, इन दोनों को क्या कर देना है प्लस, और ये किसके इक्वल होगा 180 के, क्योंकि इसकी वजह है सिंस द गिवन लाइंस आर पैरेलल। जो गिवन लाइन होती है आपकी क्या होती है पैरेलल होती है, तो इनको हमने प्लस कर दिया। 42 + x + 14 इज इक्वल टू 180। अब 42 और 14 एक जगह प्लस कर देंगे, यहाँ x एंड 180। 42 और 14 को प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री एंड 180। 180 इधर +50 है, -50 हो जाएगा, तो 180 में से 50 जो है लेस करेंगे 56, हमारे पास क्या आ जाएगा 56 था यहाँ पे 124 डिग्री x की वैल्यू। नेक्स्ट इसी का 2 पार्ट है, इसमें भी आपको 2 पैरेलल एंड 2 ट्रांसवर्सल लाइन आपको गिवन की है। इन दोनों को भी प्लस कर लेते हैं और किसके इक्वल होगा 180 के। 61 डिग्री 2x + 15 एंड 180। 61 प्लस है, दोनों में ब्रैकेट खुलेगी, साइन ऐसे ही रहेंगे। 180 2x + 15 एंड 61 एक जगह। 61 एंड 15 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 76 डिग्री एंड यहाँ 180। ये यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ 180 में से लेस हो जाएगा, इधर 2x रिमेनिंग रह जाएगा। ये क्या आ जाएगा 104 डिग्री। 104 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 है, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। 2 5 = 10 एंड 2 2 = 4। x की वैल्यू 52 डिग्री। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, पैरेललोग्राम है PQRS। अब जो SP है वो पैरेलल है QR के, जो SP आपकी लाइन है पैरेलल है QR के। नेक्स्ट वही हमने फार्मूला यूज़ करना है, दोनों को प्लस कर देना है। 110 इसके इक्वल होगा 180 के, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। 110 एंड 111 प्लस किया तो एंड यहाँ 180 प्लस 112 था, यहाँ -111 3x। 180 में से 111 गए 69, 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। 3 2 = 6 एंड 3 3 = 9। क्या आ गया 29। तो ये थी स्टूडेंट आपकी रिव्यू एक्सरसाइज। आई होप सो ये आपको समझ आ गई होगी। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें और अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।